जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल के लब आजाद हैं तेरे। मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश से रूबरू हुए। कब? रात को 8 बजे अपने चिर परिचित अंदाज में। और कल का जो उनका भाषण था, उनका अब तक का सबसे लंबा भाषण था जो उन्होंने लॉकडाउन के संदर्भ में दिया। यह भाषण करीब 33 मिनट लंबा था। मगर क्या आप जानते हैं कि पहली बार गरीब शब्द का जिक्र करीब 24वें या 25वें मिनट के आसपास आता है। मुझे बहुत अजीब लगा इस पूरे भाषण के दौरान प्रवासी मजदूर और उनके दर्द का सीधा जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार भी नहीं किया। आज कुछ तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, किस तरह से मां एक हाथ में बैग और अपनी गोदी में अपने बच्चे को खींच कर ले जा रही है। अब जानते हैं, यह महिला जो जमीन पर बैठी हुई है, यह 7 महीने से गर्भ में है और इससे अभी कई और किलोमीटर चलना था। अब इस शख्स को देखिए, फोन पर रो रहा है। मैं नहीं जानता हूं इसकी क्या बेबसी है, मगर लगातार रोता हुआ दिख रहा है। अब यह तस्वीर देखिए, किस तरह से एक आदमी अपने बच्चे को ट्रक के ऊपर फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। यह तमाम दर्द भरी दास्तानें जो सामने उभर कर आई थी और मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इन तस्वीरों पर कुछ कहेंगे। मुझे डर है कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में बात इसलिए तो नहीं की कि कहीं ना कहीं वो देश की जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरें है ही नहीं, दर्द का यह मंजर है ही नहीं। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं। आपको याद है 3 साल पहले जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, उसके ठीक पहले दलितों पर अत्याचार की यह तस्वीर सामने उभर कर आई थी, जब ऊना में दलितों पर अत्याचार हुआ था। ऊना उस वक्त चाहे समाजवादी पार्टी हो और खासकर बसपा मायावती की बीएसपी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर जबरदस्त हमला बोला था कि प्रधानमंत्री आपके गृह राज्य में दलितों के साथ ऐसा हो रहा है। हमें ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मगर अचानक उन्होंने अपनी जुबान खोली। क्या कहा, मैं आप चाहता हूं प्रधानमंत्री के मुंह से खुद सुने। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए। मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। तो सुना, पहले मुझे गोली मारो। मगर उस वक्त प्रधानमंत्री की राजनीतिक मजबूरी समझ आ रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री अगर कुछ नहीं बोलते तो दलित वोट्स का एक बहुत बड़ा चंक उन्हें नहीं मिलता। फिर आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों से पहले किस तरह से प्रधानमंत्री ने कई जो हमारे जो मजदूर हैं उनके पांव धोए थे। ये तमाम तस्वीरें हमारे सामने हैं, प्रधानमंत्री का बयान भी हमारे सामने है। ऊना में दलितों के साथ अत्याचार हुए। अब तक सड़क पर चलते चलते एक आंकड़ा तो कहता है कि 300 के पार लोग मर चुके हैं अलग अलग तरीकों से। जहां तक मुझे पता है, सड़क में अलग अलग दुर्घटनाओं में अब तक 50 से 60 लोग मारे जा चुके हैं। ऊपर से वो तस्वीरें जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री, क्या आपको इन तस्वीरों पे कुछ भी नहीं कहना चाहिए था? आज की तारीख में अगर मेरे जैसा पत्रकार आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप इन तस्वीरों पर कुछ कहिए, तो क्या मैं ज्यादती कर रहा हूं आपके साथ? मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे पर मेरे साथ 3 राजनीतिक मेहमान भी हैं। कांग्रेस की तरफ से पवन खेरा, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मेरे साथ सांसद हैं मनोज झा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिल यादव। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पवन खेरा से और उनसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में प्रवासी मजदूरों का जिक्र तक नहीं, आप उसे कैसे देखते हैं? जो सुबह से शाम तक नज़ारे हमें दिख रहे हैं वो हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं। वो नज़ारे, लोग पैदल चल रहे हैं, हजारों किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे हैं, पाँव में चप्पल नहीं है, पेट में दाना नहीं है, आंखों में उम्मीद नहीं है। ऐसे लोग जब सड़क पर जा रहे होते हैं, उन्हें टीवी पर देखना भी आत्मा को झकझोर देता है।
और अफसोस होता है इस बात का कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे में एक पूरा देश आपको सुनने को बैठा, इस उम्मीद के साथ कि आप उस मजदूर के लिए कुछ ठोस बात कहेंगे, उसके लिए अपनी संवेदना भी सामने रखेंगे। वो आपकी संवेदना नहीं, वो भारत की संवेदना है और आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपने वो करना उचित नहीं समझा। इस बात का अफसोस रहेगा। ये वही मजदूर हैं, ये वही वर्कर्स हैं जिनको आपने एक वादा किया था जब आप उड़ान स्कीम लाए थे। माफ कीजिएगा, पुराने भाषण कचोटते हैं आपके, कि मैं उन चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज में बैठाना चाहता हूं। भूल जाइए उस वादे को, हम भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं, देश भी भूलने की कोशिश कर रहा है आपके तमाम वादों को। कम से कम उनको बाइज्जत अपने घर भेजने की व्यवस्था नहीं कर पाए। बिहार, जी हां, अधिकतर मजदूर जो हैं बिहार से हैं और उनकी दर्द भरी दास्तानें सामने उभर कर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मजदूरों की दर्द भरी दास्तान उभर कर आ रही है। क्या कहना है बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा का, सुनिए। कल मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण सुना। 20वें 24वें मिनट 25वें मिनट में संभवतः एक बार जिक्र आता है, जिन प्रवासी मजदूरों की छवियां हमने देखी, डरावनी थी वो छवियां। बटा हुआ दिखा मेरा मुल्क, जहां 10% लोगों के लिए लॉकडाउन एक प्रिविलेज की तरह हो रहा था, वहां एक बड़ी आबादी के लिए ना कोई सोच, ना कोई समझ, ना कोई संवेदना। जब दबाव पड़ा तो आप आनंद फानन में ट्रेनें चलाने की अपनी बात की। क्या प्रधानमंत्री जी ने देखा नहीं होगा कि हवाई चप्पल के बदले मिनरल वाटर की बोतल को रस्सी से बांध करके लोग सड़कों पर चल रहे हैं? ये कौन सा हम नया भारत कर रहे हैं? क्या हमारी सारी सामूहिक संवेदना, संचेतना खत्म हो गई है? समाजवादी पार्टी, जैसे कि आप जानते हैं, एक स्टेक होल्डर है उत्तर प्रदेश की सियासत में, और समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर जबरदस्त हमला बोला है। क्या कह रहे हैं अनिल यादव, आप खुद देखिए। प्रधानमंत्री जी, जब 33 मिनट तक आपने भाषण दिया, क्या उस 33 मिनट में 1 मिनट भी आपको नहीं लगा कि उन मजदूरों की बात होनी चाहिए, उन गरीबों की बात होनी चाहिए जो सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं अपने घर जाने के लिए? ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना उनके पास जाने की कोई व्यवस्था है। हमने देखा कि कैसे गर्भवती महिलाएं पैदल चल रही हैं सैकड़ों किलोमीटर, कैसे कोई 2 साल के बच्चे को अपने साथ में लेके महिला चल रही है, वो माँ क्या बीत रही होगी उस पर? क्या इन मजदूरों के बिना आप भारत को आत्मनिर्भर बना पाएंगे? मैं एक और चीज जानना चाहता हूं, कल आपने 20 लाख करोड़ का जो जिक्र किया, जो पैकेज की बात हुई, हालांकि ऐसे वादे हमने पहले भी बहुत सुने हुए हैं, 15 लाख का वादा भी सुना, बिहार को पैकेज, और ना जाने कौन कौन से प्रदेशों को आपने पैकेज का जुमला दिया। लेकिन फिर भी जब आप 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि चंद रुपए उसमें से उन मजदूरों के लिए होने चाहिए थे, उनके रेल के किराया माफ करने के लिए होने चाहिए थे, जो कि आज पैदल चलने के लिए मजबूर है? या इसे यूं समझा जाए कि प्रधानमंत्री जी, आपको मजदूरों की याद सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब चुनाव आता है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मनोज झा, पवन खेरा और अनिल यादव, जो कि इन पार्टियों के सदस्य हैं, वही ये बात बोल रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर जैसे ही प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, तो बिल्कुल यही मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठाया, गरीबों के दर्द का। सुनिए। बच्चों को चोट पहुंचती है, मां रोती है। ऐसी कोई भी मां नहीं है जो जब अपने बच्चों के दिल में दुख होता है वो रोती नहीं है। आज भारत माता रो रही है क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, इनको आप घर पहुंचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए और इनके रोजगार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को आप एक जल्दी से जल्दी पैकेज दीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर क्या ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर बाकायदा तस्वीरों के साथ यह ट्वीट किया है। देश के मजदूर गरीब अपनी विपदाओं के लिए प्रबंध की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुनने को मिला केवल निरर्थक निबंध। क्या आधे घंटे से भी ज्यादा समय में सड़कों पर भटकते मजदूरों के लिए एक आध शब्द की संवेदना की भी गुंजाइश नहीं थी? हर कोई सोचे, असंवेदनशील, दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने अक्सर कई बार कहा है दोस्तों, जब एक खतरा सामने से उभर कर आ रहा है, तो या तो हम उस खतरे का सामना करें
छाती चौड़ी करके, 56 इंच की छाती के साथ। मगर एक दूसरा तरीका है, और खासकर पिछले 5 सालों से यह तरीका काम आ रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं क्यों आ रहा है वो काम। कि आप शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दफन कर दें, खतरा अपने आप गायब हो जाएगा। ऊपर से क्या है, मीडिया है आपके हाथ में, वो बिकी हुई, घुटने पर रेंगती हुई जो मीडिया है, वो इन समस्याओं की तरफ आपका ध्यान ही नहीं खींचेगी। जाहिर सी बात है, इस मुद्दे को लेकर अगर प्रधानमंत्री कुछ ना भी कहना चाहें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त हेडलाइन मैनेजमेंट हो चुकी है। सब कह रहे हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज है, 20 लाख करोड़ का पैकेज है। मैं आपको बताऊंगा इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल से कि ये 20 लाख करोड़ का नहीं, संभवतः ये सिर्फ 4.2 लाख करोड़ का पैकेज है, और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख करोड़ का पैकेज है। मगर उससे पहले पैकेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ की पैकेज, तो एक पैकेज की मैं आपको याद दिला दूं। याद है 2015 बिहार के चुनाव, उस वक्त सियासी समीकरण अलग थे, नीतीश जी बैठे थे लालू जी के साथ। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने उस ऐतिहासिक रैली में, आप खुद सुनिए। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए, 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। इसी मुद्दे पर तल्ख प्रतिक्रिया दे रही है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि प्रधानमंत्री ने सिरे से इससे पहले भी इस तरह की बातें की थी, और ये जो पैकेज है और उस पैकेज में कोई फर्क नहीं है। क्या कह रहे हैं मनोज झा, खुद सुनिए। मुझे तो कई दफा डेजावू होता, बिहार में भी ऐसी ये घोषणा, फलाना फलाना लाख करोड़। तब नीतीश जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा भी कहां गया उसे ढूंढो। आज भी हम वो आंकड़ा, वो पैसे ढूंढ रहे हैं। क्या नीतीश जी नहीं समझ रहे? मेरा मानना है कि इस पूरे पेंडेमिक में एक चीज तो साफ हो गई है, कोरोना से हम जीत के निकल रहे हैं, निकल जाएंगे, उम्मीद है। लेकिन ये जो हमने अपने हिंदुस्तान को साफ 2 भागों में बांट दिया, एक इंडिया ऑफ प्रिविलेज और एक भारत ऑफ अनप्रिविलेज्ड, उसके लिए कुछ नहीं, वो ताली थाली तक ही सीमित है। हेडलाइन मैनेजमेंट शुरू हो गई है पिछलग्गू चैनल्स के जरिए। सभी चैनल्स, एनडीटीवी भी, न्यूज 18 भी, जी न्यूज भी, एबीपी न्यूज भी, सब जो हैं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये तो 20 लाख करोड़ का पैकेज है। मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश करना चाहूंगा, और ये तस्वीर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस की इस पड़ताल के जरिए सामने आई। आपकी स्क्रीन पर ये तारीखें 6 फरवरी, 27 मार्च, 17 अप्रैल और 27 अप्रैल। क्या आप जानते हैं इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अतिरिक्त लिक्विडिटी यानी कि अतिरिक्त पैसा सिस्टम में डालता है? जी हां, और उसके बाद 27 मार्च को 1.7 लाख करोड़ का वित्तीय पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देती हैं। अब इन सभी तारीखों को जो पैकेजेस का ऐलान हुआ उस सब को आप मिला दें तो ये सब आपके स्क्रीन पर जीडीपी का 4.8% होता है। और जानते हैं कितने रुपए? 9.74 लाख करोड़ रुपए।
यानी कि करीब 10 लाख करोड़ रुपए की घोषणा तो पहले ही हो चुकी है। अब इंडियन एक्सप्रेस एक और चीज कहता है, देखिए बोरोइंग्स को लेकर, यह शब्द पर गौर कीजिए, बोरोइंग सीलिंग, बोरोइंग्स को लेकर एक सीलिंग होती है जिसके चलते सरकार अब सिर्फ 4.2 लाख करोड़ रुपए ही जारी कर सकता है। तो बकौल इंडियन एक्सप्रेस ये 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है बल्कि 4.2 लाख करोड़ का पैकेज है। और अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो जैसे कि अब तक करीब 10 लाख करोड़ जारी हो चुका है, उसके बाद ये 10 लाख करोड़ का पैकेज है। मगर मीडिया को बहुत अच्छा लग रहा है 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करने का, तो एक तरह से यह शगुफा आपके सामने छोड़ा गया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में किसकी बात की है? आत्मनिर्भरता की। और सारा मीडिया जो है वो जय जयकार कर रहा है कि आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी ने आत्मनिर्भरता की बात नहीं की। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, प्रधानमंत्री इन दोनों को पसंद नहीं करते हैं। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ने कम से कम उनके 5 बयान में पढ़ के सुनाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर होंगे वो बयान, वो उस पर आप गौर कीजिए। सबसे पहले यह बयान दिया गया था 5 दिसंबर 1970 को। वी वॉन्ट मिलियंस ऑफ सेल्फ रिलायंट मेन एंड वुमेन, एबल यंग मेन शुड बी परसुएडेड टू मेक देयर ओन चॉइसेस। हमें लाखों आत्मनिर्भर औरतें और आदमी चाहिए, काबिल युवा लोग जो हैं उनके पास यह आजादी होनी चाहिए ताकि वो अपनी चॉइसेस, अपने अवसर खुद बना सकें। उसके बाद 24 अप्रैल 1968, द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स इन आवर प्रोग्राम। हम आत्मनिर्भर बन सके, यह हमारे कार्यक्रम का एक बहुत अहम हिस्सा है। उसके बाद 30 मार्च 1966 को यह बयान, The concept of ultimate self-reliance means that aid, which is an extraordinary form of transfer of resources, need not continue and that our own export earnings should meet our import requirements. क्या कह रहे हैं? आत्मनिर्भरता के जरिए जो भी हमारी जरूरतें हैं आयात और निर्यात को लेकर वो तमाम पूरी होंगी। ये तमाम बातें कौन कह रहा है? ये शख्स इंदिरा गांधी। अब इस बात पे गौर कीजिए, 1 मई 1984, Our self-reliance depends on production as also the country's capacity to fulfill its needs and reaching the fruits of independence to the poor and to the backward regions. इसके जरिए क्या कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता के जरिए हम उत्पाद बढ़ा सकते हैं और देश अपनी क्षमता तक पहुंच सकता है जिसके जरिए जो गरीब हैं उन तक इसका फायदा पहुंच सके। और फिर एक और बयान 14 जनवरी 1976 का, Self-reliance has been an important component of India's development strategy, यानी कि आत्मनिर्भरता भारत की जो क्षमता है, भारत की जो रणनीति है, उसका एक अहम हिस्सा रही है। ये कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी कह रही हैं। तो आज की तारीख में जिस आत्मनिर्भरता के मंत्र का जिक्र आपके सामने पूरा मीडिया कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आत्मनिर्भरता की बात लगातार 1992 तक की जाती रही थी। 1992 में ये दो चेहरे सामने उभर कर आते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। उनके वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और तब देश में उदारीकरण की एक लहर सामने उभर कर आती है। उसके बाद भारत के बाजार खोल दिए जाते हैं। सिर्फ समाजवाद की बात नहीं होती, एक उदार भारत सामने उभर कर आता है। लिबरलाइजेशन होता है जिसके चलते शहरों में ढेरों नौकरियां पैदा होती हैं। उसके बाद भारत की काया पलट होती है। फिर 1998-99 में इसी को आगे बढ़ाने का काम यह शख्स करते हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो बातें प्रधानमंत्री ने अब जाके की हैं अपने 5वें भाषण में, स्पष्ट कर दी जाए, कोई नई बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ असमंजस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मेक इन इंडिया की बात की गई, आपको याद है ये लोगो मेक इन इंडिया का? शेर का लोगो, यानी कि इतना जबरदस्त लोगो, मगर उसके बाद में मेक इन इंडिया कहां उड़न छू हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। जी हां, उसको लेके मंत्रालय बना, मंत्रालय के चेहरे भी हुए, मगर फिर गायब।
तो मैं यही जानना चाहता हूं, यही मेरे को चिंता है कि प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें तो जरूर की हैं, मगर हकीकत यह है कि क्या हकीकत और असलियत में फर्क तो नहीं है, कथनी और करनी में फर्क तो नहीं है। चिंता मुझको यह है। बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।